चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से आज टकरा सकता है। इस चक्रवाती तूफान को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। ये बंगाल की खाड़ी में मॉनसून सीजन का पहला चक्रवात होगा। इस चक्रवात की वजह से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में 26 और 27 मई को भारी बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ जगह तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी और इसके अलावा जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं उन्हें 26 तक लौटने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है रेमल तूफान। ये बड़ी खबर, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज बंगाल तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान। 10 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। बंगाल के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल की तरफ रेमल तूफान तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 10 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। शहरों में अलर्ट है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश हो रही है। शहरों में ऑरेंज और रेड अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, रद्द की गई हैं कई उड़ानें। साथ ही लोग अपना बचाव करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तबाही की आहट है। 3 राज्यों में अलर्ट है। रेमल तूफान का कहर बरस सकता है। बंगाल में रेमल तूफान का कहर और उससे पहले सरकार द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है 3 दिन के लिए। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में हम गिरावट आने की उम्मीद है, तो फिर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हीट वेव वहाँ भी कंटिन्यू रह सकता है। पंजाब में अभी थोड़े ग्रेजुअली टेम्परेचर कम थे, थोड़ा बढ़ेंगे और वहाँ भी हमने आज के लिए, आजकल के लिए तो ऑरेंज है, उसके बाद 2 दिन के लिए रेड दे रखा है। उसके बाद वहाँ भी फिर 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। इससे पहले हम आपको रेमल तूफान का कहर दिखा रहे थे, किस तरीके से रेमल तूफान दस्तक देने वाला है। राज्यों में अलर्ट जारी है। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए क्या उन राज्यों में किस तरीके की स्थिति इस समय नजर आ रही है। रेमल तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में इस समय ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, मौसम वैज्ञानिक, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका भारत 24 पर। और रेमल तूफान किस तरीके से कहर बरपा सकता है और ये तूफान क्यों आ रहा है, क्या इसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं, कारण क्या है और क्या तबाही, क्या कुछ स्कोप है इसके, क्या कुछ कर सकता है, कैसी तबाही मचा सकता है? देखिए, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है इसमें निम्न दबाव के क्षेत्र बनते रहते हैं और कुछ बहुत सशक्त होते हैं, जो बाद में जाके डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अलग अलग स्थितियां होती हैं कि कितनी तीव्रता वाला साइक्लोन बनने जा रहा है। लेकिन जहां तक और देखिए, जो हमारे देश में अब की बार लगातार जो गर्मी ज्यादा पड़ी है उसका एक कारण कहीं ये भी था कि चक्रवात कोई नहीं बने थे। वो देखिए, जब चक्रवात बनते हैं तो उनका असर काफी दूर तक पड़ता है अगर वो कहीं, लेकिन जो कोस्टल एरिया होता है वहां तो बहुत तरीके की जनहानि होती है और हमारा जो संपत्ति का नुकसान होता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गर्मी में राहत भी मिलती है। जहां तक रेमल नाम के तूफान की बात है तो इसका जिस तरह से लैंड होना है तो ये कुछ अब कमजोर हो जाएगा और इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने 48 घंटे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सभी, चाहे उत्तरी हमारा उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तो इसमें आंध्र प्रदेश तो हमारा पूरा सुरक्षित है, उत्तरी उड़ीसा भी सुरक्षित है, लेकिन इसमें जो बंगाल के कुछ जिले हैं, उड़ीसा के जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं थोड़े से, और
इसके बाद हमारे कलकत्ता और कलकत्ता के पास के जो कई जिले हैं, हुगली है, तो वहाँ पे थोड़ी, क्योंकि हमने जिस तरह से पहले ही उनको जारी कर दी थी इस तरह की इंफॉर्मेशन कि इस तरह का रेमल तूफान आएगा, तो जो भी मछुआरे हमारे होते हैं समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए, तो उनको पहले से हिदायत दी गई थी कि आप लोग अगले 48 घंटे में अब समुद्र के अंदर ना जाएं। तो वो मछुआरे भी नहीं जाते हैं, तो जानहानि की कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन ये तो निश्चित रूप से है कि इसमें थंडर स्टॉर्म होगा, तेज बारिश होगी, 40 से 50 किलोमीटर तक की हवाएं भी चलेंगी। और इसका जो हमारे भारतवर्ष पे जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स है ना, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उन पे असर पड़ेगा। वहां वैसे तो अभी बारिश होने की कम संभावना थी, लेकिन रेमल की वजह से वहां अब बारिश भी होगी और ठीक ठाक बारिश होगी। इन इलाकों पे असर पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा फास्ट मूविंग है, तो फास्ट मूविंग कोई भी जब साइक्लोन होता है तो वो समुद्र के क्षेत्र में, समुद्र में जितनी देर ज्यादा रहेगा उतने वो सीवियर साइक्लोन बन जाता है। लेकिन और इसकी चाल भी होती है, एक तो तूफान की चाल होती है कि जो साइक्लोन बना है उसकी चाल क्या है, और दूसरी होती है कि उसकी वजह से हवाएं कितनी तेज चलेंगी जी। तो दो ये अलग अलग चीज है। तो इसकी जो चाल है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स वाली है, तो ये थोड़ी फास्ट मूविंग चाल मानी जाती है इन साइक्लोन्स की। तो उसकी वजह से डॉक्टर सुरेंद्र, आगे खतरा क्या हो सकता है और कैसे बचाव करें, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले तूफान के खतरे के बीच एनडीआरएफ ने क्या तैयारी की है और इसको लेकर के एनडीआरएफ के ईस्टर्न कमांडर गुरविंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले सुनवा देते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, खासकर जो कच्चा हटमेंट्स में और कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो तुरंत जो है अपने कोस्टल एरिया से चल के और जो पक्के जो साइक्लोनिक शेल्टर्स है उसमें शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर जो है जो कैटल्स है उनके रखने की भी व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो जाएं। और जहाँ तक फिशरमैन की है, फिशरमैन को ऑलरेडी वार्निंग कई दिनों से मिल गई थी, अभी कोई फिशरमैन जो है सी में नहीं है। तो देखिए, वहाँ जहाँ पे खतरा है इस समय, भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि आप सावधानी ज़रूर बरतें, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, ज़रा वो भी सुनते हैं। हाँ, 3 दिन से पहले से ही इधर माइकिंग किया हुआ है, अभी तो अलर्ट किया है सबको, अब पूरा पब्लिक अलर्ट भी है। मतलब मौसम भी धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, तो दिन जितना बढ़ेगा मौसम और भी खराब होते जाएगा। कल से आज ज़्यादा है, कल से आज ही ज़्यादा है, खराब है और खराब होंगे। हाँ, खराब होंगे। अब मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं। काउंटर में बुलाया और बोला कि फ्लाइट ओवरबुक्ड है और उनको सीट अभी मिल नहीं सकता है, और बोला कि कल आने के लिए, क्योंकि बाद के जितने फ्लाइट्स है साइक्लोन के लिए कैंसिल हो गए हैं। सो वही हैसल हुआ। इतनी एक एजेड औरत है, उनको अभी वापस घर जाना पड़ेगा, कल वापस आना पड़ेगा, फिर कल भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, साइक्लोन के लिए कब तक बंद रहेगा। ये लोगों को बोलना चाहिए, मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। कोई मैसेज ड्रॉप भी नहीं किया, मेल भी नहीं है। अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं, 2 दिन कहाँ घूमे, बोलते हैं 28 तारीख से फ्लाइट मिलेगा, नेक्स्ट फ्लाइट। और साइक्लोन वो तो जानते हैं साइक्लोन के वजह से हमारा सेफ्टी के लिए बन गया, लेकिन कोई मैसेज दे दो, मेल करो। हम लोग बाहर से आए हुए ना, न्यूज देखते हैं ना कि मोबाइल में जो आता है वही देखता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है गुवाहाटी में, आज ही हमें वापस जाना था, लेकिन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि साइक्लोन अभी बोला गया है आने वाला है या फिर अप्रोचिंग है, तो हम फ्लाई नहीं कर पाए और उसका हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। हमारा 8:30 को फ्लाइट था और हम 6 o'clock से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई मेल ड्रॉप नहीं किया गया, कोई मैसेज नहीं है रजिस्टर्ड नंबर में। डॉक्टर सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई तूफानों का खतरा हमारा देश झेल चुका है, लेकिन इस बार की इस खतरे में क्या कुछ सावधानी लोगों को बरतने की जरूरत है और नुकसान की आशंका कितनी ज्यादा है? देखिए, इसमें क्योंकि पहले जब हम लोग हमारा जो सरकारी विभाग है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, इसके द्वारा जब पहली वार्निंग जारी कर दी जाती है तो लोग इसको मानते हैं और अब लोग अलर्ट हो गए हैं। देखिए, आप डिजिटल जमाना है और इसमें सबके पास मोबाइल फोन रहते हैं, तो अब नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जो स्ट्रक्चर
हमारे टीन जैसे पड़ी होती है छतों के ऊपर, उनके उड़ने की संभावना रहती है। और जो हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, उनमें नुकसान पहुंचता है। बाकी जनहानि तो इसमें मुझे लगता है 90% तक रोक ली जाती है। फिर भी लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि वो बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, और नहीं तो इन सारी सिचुएशंस में वो अपने घरों में रहें। क्योंकि कभी कभी थंडर स्टॉर्म भी होता है, बारिश भी हो जाती है, 1-2 घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है। तो जब इस तरह की बारिश कहीं भी दर्ज की जाती है तो वो उसमें जल भराव की भी समस्या आ जाती है और कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो लोगों को इसमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। और ये 27 तारीख कल शाम तक कि सारा उड़ीसा, आंध्र सारा सुरक्षित हो जाएगा, और जहां तक पश्चिम बंगाल है वो भी सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद इसका असर हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर राज्यों वाली, वहां पे असर पड़ेगा। लेकिन वहां भी ये जब लैंड कर जाएगा तो फिर असर कम हो जाएगा। और लोग लगातार जागरूक हैं, लोग फोन से लगातार पूछते भी हैं। देखिए वहां का आ रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो मौसम वैज्ञानिक, वहां भी लोग फोन करके पूछ रहे हैं। अगर उनके पास नंबर होते हैं, सर क्या रहेगा, मैं बाहर निकलूं, मुझे असम जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे उड़ीसा जाना है, क्या मैं फ्लाइट अपनी कैंसिल कर दूं। इस तरह से लोगों में जागरूकता भी आई है अब, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इस तरह के मौसम में अगर हम बाहर निकलेंगे नुकसान होगा, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, तो वो पहले फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। और कल भी कई लोगों ने पूछा था जिनको लखनऊ से फ्लाइट थी कि हमको आसाम जाना है या हमको कलकत्ता जाना है, जाहिर है एहतियात बरत रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब हम अपने मैप में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन राज्यों पर इसका असर होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, दिल्ली एनसीआर में भी है और दिल्ली पूरे उत्तर भारत में है। तो ये जो तूफान है इसका असर कहाँ पड़ेगा? क्या दिल्ली में जो लोग हैं, दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, क्या वहाँ गर्मी से राहत मिलेगी? नहीं, इसका असर कोई नहीं पड़ेगा दिल्ली तक तो जाने। इसका असर थोड़ा बिहार पे रहेगा। तो बिहार में ये होगा कि बहुत ज्यादा तापमान नहीं बढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा सहूलियत रहेगी लोगों को। लेकिन इसके जैसे ही आगे निकल जाएगा, इसके बाद जो हमारी पश्चिमी हवाएं थार मरुस्थल और राजस्थान से होके आ रही हैं, उनका असर वेस्ट बंगाल तक जाने की संभावना है अगले 3 दिनों में। और क्योंकि जब ये कोई भी साइक्लोन कहीं भी बना होता है तो पूरे जितने भी हमारे मौसमी सिस्टम होते हैं सब उसमें समाहित हो जाते हैं, वो सबको अपने में समाहित कर लेता है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस साइक्लोन की वजह से पश्चिमी हवाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो हमारा जो राजस्थान है, दिल्ली है और हरियाणा है और वेस्ट उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है और हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है और बिहार है और वेस्ट बंगाल तक ये अगले 3 दिन में गर्म हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो और स्थितियां बहुत विकराल होने वाली हैं, क्योंकि 50 डिग्री फौलादी में टेम्परेचर कल दिया गया। आज सभी जगह 45 के आसपास तापमान चल रहे हैं और लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो घरों से निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, कैप, टोपी, अंगोछा बांध कर निकलें, छाता लेकर निकलें। और बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग और बीमार लोग जो भी हैं वो घर से निकलने में अवॉइड करें और थोड़ा इसमें एहतियात बरतें। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि बात तो हम वैसे तूफान की कर रहे हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। अभी हमने दर्शकों को जैसलमेर की भी तस्वीर दिखाई, 55 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है जो कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये गर्मी क्यों इतनी ज्यादा पड़ रही है? क्या अचानक ऐसा बदला कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, ऐसा क्यों? देखिए, आप देखिए गर्मी की जहां तक बात है, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और इस दंश को हम भारत वाले नहीं पूरी दुनिया झेल रही है। जलवायु परिवर्तन हो रही है। अब तो जलवायु परिवर्तन हो गया है, उसकी वजह से क्योंकि देखिए हम कार्बन उत्सर्जन बहुत कर रहे हैं। हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारे व्हीकल हैं, चाहे डीजल के हों, पेट्रोल के हों, उनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत हो रहा है, तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ गई हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज का काम ये होता है कि वो एक तापमान को मेंटेन रखें जो हमारे रहने के लिए वो उपयुक्त तापमान होता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो जाती हैं तो पृथ्वी जो अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, वो ग्रीन हाउस गैसेज फिर एक बैरियर का काम करती हैं और हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।
और देखिए अब लगातार जितने वर्षों में रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और पूरे देश में गर्मी बढ़ रही है। इससे आप देखिए ह्यूमन हेल्थ पे जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, एनिमल हेल्थ पर पड़ रहा है, हमारे खाद्यान्न उत्पादन पे पड़ रहा है। कई समस्याएं हैं। लोग देखिए ज्यादा बीमार हो रहे हैं, अब उनका खर्चा ही बढ़ रहा है। जो 2 बार बीमार होते हैं तो वो 4 बार बीमार होते हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। ये सारी स्थितियां जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही हैं और इन पे कोई हमारे भारत को नहीं पूरी दुनिया को काम करना है और इस पे बैठकें होती हैं लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलते हैं। सरकारें कोई नहीं चाहती हैं कि हम रोजगार बंद कर दें, हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। हमें इसके लिए एक संस्कृति डेवलप करनी पड़ेगी, एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में। हम तभी आने वाली पीढ़ियों को पानी दे पाएंगे। देखिए आप, एक हमने शहरों में कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, उनको हम हीट आइलैंड कहते हैं। वो तापमान 10 बजे बढ़ जाता है जो कभी 12-1 बजे बढ़ता था। ये स्थितियां बहुत विकराल हैं। इसके बाद भी हमने सारे फुटपाथ पक्के कर दिए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारा वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, हमारा जो भूजल होता है वो भी नीचे जा रहा है और भूजल नीचे जाने से तमाम तरह की समस्याएं, भूकंप ऐसी समस्याएं भी आती रहती हैं। ये स्थितियां लगातार विकराल रूप धारण कर रही हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूं 2050 में जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि दुनिया के सारे समुद्र किनारे जितने शहर हैं सारे डूब जाएंगे अगर स्थितियां यही नहीं। और अगर टेम्परेचर पॉइंटों में आगे बढ़ता है, जो औसत टेम्परेचर होता है उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे खाद्यान्न उत्पादन पे, हमारे मानव स्वास्थ्य पे और हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पे। डॉक्टर साहब, रेमल तूफान का आफ्टर इफेक्ट भी कुछ रहेगा क्या? रहेगा तो फिर कितने दिनों तक? इसका आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा पूर्वोत्तर की तरफ तो इससे होगा क्या कि ये हमारी जो राजस्थान से होकर जो पश्चिमी हवाएं आती हैं उनको बंगाल और बिहार तक पहुंचा देगा और वहां भी गर्मी हो सकती है शुरू अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2 से 4 जून तक अभी उत्तर भारत में कहीं भी कोई राहत नहीं है, लेकिन इसने थोड़ा हमारे मानसून को भी एक्सपेडाइट किया है, थोड़ा आगे बढ़ाया है। ये भी एक खास बात है। और मानसून हमारा जरूर टाइमली आ रहा है और जिस तरह से हमारे जितने भी मानसून के लिए चाहे हमारा इंडियन ओशियन डायपोल हो, चाहे और भी पैरामीटर्स हो, वो सब पूरे हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कि मानसून हमारा केरल में हमें लगता है कि 30 मई या 1 जून को दस्तक देगा। यानी आप कह रहे हैं कि बहुत टाइमली आएगा इस बार, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी देरी हो जाती है। नहीं, लेकिन अब की बार जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, चाहे आईओडी हो, चाहे हमारे भूमध्य रेखा का तापमान हो, समुद्र का तापमान हो, हवाओं की दिशा हो, वो सारी हमारे मानसून के फेवर में है। और जब इतनी स्थितियां हमारे फेवर में होती हैं तो निश्चित रूप से आगे पूरी संभावना है और कि हमारा मानसून अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत ये कि मानसून अच्छा रहता है, हमारी जो बारिश का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो खराब हो रहा है। उससे होता है क्या कि बारिश तो हमारी पूरी दर्ज की जाती है कि उत्तर प्रदेश में 883 मिलीमीटर होती है, वो हो गई। लेकिन होती क्या, 1 घंटे में अगर 60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती है। ना उससे हमारे वाटर कंजर्वेशन होता है और ना हम पानी को सुरक्षित रख पाते हैं। और जो भी फसल होती है वो हमारी खराब हो जाती है अगर 24 घंटे के अंदर 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होती है। पहले आप देखिए 25 साल पहले 8 से 10 दिन तक धीमे धीमे पानी बरसता था, रोज 2 से 5 मिलीमीटर पानी बरसता था, जो हमारे काम आता था, जिसका कंजर्वेशन होता था हमारी खेती के लिए, हमारे लिए वो फायदेमंद होता था। वो स्थितियां अब पूरे विश्व में बदल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बताइए कि जिन एरियाज़ में इसका इफ़ेक्ट होने वाला है वहाँ लोग किस तरीके से एहतियात बरत सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कई जगह पे जब तूफ़ान का ख़तरा मंडराता है तो लोग अपने घर को भी नहीं बचा पाते, बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि पता नहीं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो फिर कैसे लोग अपना बचाव करें इसमें? देखिए, उसके लिए होता ये कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में रहते हैं, जो मछुआरे होते हैं, देखिए कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा मछुआरे होते हैं, वही समुद्र में जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को एडवाइस दी जाती है कि आप अब अगले 3 दिन तक मछली पकड़ने ना जाएं। तो वो मछुआरे मान लेते हैं बात में, लेकिन जो उनके टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके गिरने की संभावना पूरी रहती है। तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो जो बगल में जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर हैं,
जो कंक्रीट के बने हुए हैं उनमें वो अपना शिफ्ट हो जाए, और सरकारें भी यही करती हैं कि उन सारे लोगों को उनमें शिफ्ट करा देती हैं। तो देखिए जनहानि के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं। और जनता को ये भी सलाह दी जाती है कि वो ऐसे में बाहर निकलना अवॉइड करें, और जो भी उनके राशन सामग्री है वो 2 दिन पहले ला के रख लें। देखिए हमें 3 दिन पहले सूचना मिल जाती है और 8 दिन पहले भी सूचना मिलती है, लेकिन ट्रक तो 48 घंटे पहले इसका तय होता है कि ट्रक क्या रहेगा, क्योंकि ट्रक कंफर्म होता है 3 दिन पहले। तब भी हम बता देते हैं कि उड़ीसा पे लैंडफॉल होगा या आंध्र प्रदेश में होगा या वेस्ट बंगाल में होगा, कहाँ पे लैंडफॉल होता है। तो इससे बहुत बड़ी सुविधा जनमानस को हो जाती है और इसमें नुकसान होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लोग बहुत जरूरी होते हैं। अब जैसे हमने आपसे बताया ना कि कम से कम 5-7 फोन आए कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जिनको दार्जिलिंग जाना था, जिनको कलकत्ता जाना था, जिनको पूर्वोत्तर राज्यों में जाना था, उनको कह दिया कि भाई आप फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए, हो सकता है कि फ्लाइट आपकी जाए ना, या आप ना जाना कैंसिल कर दीजिए, 3 दिन बाद अपनी यात्रा कीजिए। तो ये सारी सुविधाएं अब भारत मौसम विज्ञान हमारे जनमानस को, पूरी जनता को देता है, और जनता उसका फायदा भी उठाती है, लगातार फोन भी करती है, पूछती भी रहती है, और अखबारों में आप लोग, आपके ऐसे जो न्यूज चैनल है, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में भी इस तरह की जानकारी दी जाती है। और बहुत ज़रूरी भी है डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जो है हमारा विज्ञान और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। एक आखिरी सवाल आपसे है, जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उन्हें आप कुछ सजेस्ट करना चाहें, बड़ा क्विकली मुझे बताइएगा, मुझे फिर ब्रेक लेना है। देख, जहाँ पे ये रेमल तूफान जा रहा है वहां पे तो यही सलाह दी जाती है कि देखिए अभी 2 से 3 दिन तक इसका असर रहेगा, हवाएं भी तेज चलेंगी, बारिश भी होगी, तो वो बाहर निकलना अवॉइड करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी वो बाहर निकलें, और जहां भी बाहर की यात्रा हो वो कैंसिल कर दें, अपने घरों में रहें, लेकिन उन घरों में रहें जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उनमें ना रहें, उनमें अगले 3 दिन तक बिल्कुल ना रहें, और बाहर ना निकलें, और बड़ी दूर की यात्रा भी स्थगित कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।